नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी का स्तर और बेहतर बना सकते हैं एवं अपनी तैयारी में और अधिक गुणवत्ता लाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ऐप जो कि एकदम निःशुल्क है उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी में और अधिक गुणवत्ता ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैं और जितने भी हमारे अपडेटेड एवं लेटेस्ट जो फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा चैनल सर्च कीजिए और ज्वाइन करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाइए। इसकी मेंबरशिप भी फ्री है और इसमें जितने भी आपको जानकारी दी जाती है, वीडियो नोटिफिकेशंस आदि, वो सभी एकदम निःशुल्क होते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, उसे सब्सक्राइब करना आपको एकदम निःशुल्क रहेगा, उसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होता है और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा दिए जाते हैं वो निःशुल्क थे, निःशुल्क हैं और हमेशा निःशुल्क रहेंगे। ठीक है, ये कमिटमेंट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो इसीलिए आप उसे सब्सक्राइब करने से ना डरें, उसे सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, कम से कम अपने एक मित्र को या फिर किसी भी ग्रुप में जहां कहीं भी आप जुड़े हुए हो वहां पर उसे शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का जो विषय है, अर्थात ये जो सीरीज संचालित हो रही है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ऊपर हम संचालित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 2018 और 2017 के जो प्रश्न पत्र थे मुख्य परीक्षा के वो कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग 2016 के प्रथम प्रश्न पत्र के खंड आ को कंप्लीट कर चुके हैं और खंड बा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। खंड बा में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न वो पूछे जाते हैं, तो उन पर चर्चा हम लोग करेंगे। इनके मॉडल आंसर देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आप जो भी चाहें, अर्थात आपको यदि लगता है अपने मॉडल आंसर में कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ कम करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए हमारी सीरीज पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को पता है, जिसमें 15 प्रश्न आपके रहेंगे। नया देखिए, एक बात और मैं बता दूं, 2020 का जो नवीन पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो उसी पर आधारित जो प्रश्न है, अर्थात उस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं उन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है केवल इस सीरीज में। ठीक है, और जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए नए पाठ्यक्रम में, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 2020 वाले पाठ्यक्रम पर आधारित जो है प्रश्न है। तो इसमें अभी जो पहला वाला जो प्रश्न है आपका, ठीक है, इसमें अंकों की जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या भी समान है। ठीक है, अंक भी प्रत्येक प्रश्न के लिए समान है और कुल जो वेटेज है इस पार्ट का वो भी समान है। अर्थात 15 प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, अब भी 15 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और 45 अंक का ये वाला सेक्शन आपका रहेगा। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अवस्थिति बताइए। ठीक है, तो बुंदेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी, लगभग जो मतलब मध्य उत्तर में ये वाला पार्ट जो आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। आप मैप बनाकर इसको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं रहेगी। तो अब स्थिति बतानी है, यहाँ पर एक मैप बनाएंगे एमपी का। आप सांकेतिक मैप भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक मैप बना सकते हैं। आपको यदि नहीं पता है तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है एमपी का, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका बुंदेलखंड का पठार जो है वो अब स्थित है। अब आपको इसका क्षेत्रफल याद है तो आप क्षेत्रफल लिख करके भी आ सकते हैं, 23,733 वर्ग किलोमीटर। और अक्षांशीय विस्तार पता है तो वो भी लिख सकते हैं, 24 डिग्री 10 से लेकर के 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य बुंदेलखंड जो है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। और आपको अगर एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हैं मैप तो आप एक रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में बना करके बता सकते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्रेटर झील क्या होती है। ठीक है, क्रेटर झील आप सभी को पता है ज्वालामुखी
के, ठीक है, जो छिद्र होता है ज्वालामुखी का, जो विवर होता है, ठीक, वो कीपाकार जो गर्त होती है, जिसको गर्तनुमा आकृति कहते हैं, तो वही क्या होती है, जल भराव के कारण एक झील की आकृति ग्रहण कर लेती है और उसी को क्रेटर झील कहा जाता है। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे दोस्तों हम लोग। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर, जो ज्वालामुखी शंकु होता है उसके ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, इसमें जल भराव हो जाए तो क्रेटर झील बन जाती है। जैसे लोनार झील जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है, इसका प्रमुख एग्जाम्पल है भारत में। आप एग्जाम्पल भारत का ज्यादा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप क्रेटर झील डायग्राम आप बना सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो रहता है, और ये वाली जो कीपाकार आकृति रहती है ये आपकी क्या कहलाती है, इसमें जल भराव के कारण आपका क्रेटर झील बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सौरिक स्थिरांक को परिभाषित करें। ठीक है, तो सौरिक स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोगों को देनी है, 3 अंकों में देनी है, तो हम साधारण सी परिभाषा इसकी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सौरिक स्थिरांक ऊर्जा की वह मात्रा है जिससे पृथ्वी तल पर क्या होता है, सूर्य की किरणों के लंबवत रूप में स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, अर्थात एक छोटा सा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के फलक पर संपूर्ण तरंग आयाम, अर्थात जो सूर्य की संपूर्ण तरंगें होती हैं उनका जितना भी आयाम होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, उसका विकिरण प्रति मिनट निपात करता है, वही क्या कहलाता है, सौरिक स्थिरांक कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जलवायविक आपदाओं के प्रकार बताइए। अब देखिए, जलवायविक आपदाएं जो क्लाइमेटिक डिजास्टर होते हैं वो आप सभी को पता है, नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अर्थात जलवायु में परिवर्तन के कारण ये क्या होता है, इस प्रकार की आपदाएं घटित होती हैं, वे जलवायविक आपदाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, अमूमन इनके बारे में हम पढ़ते और सुनते ही रहते हैं कि विश्व में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो आपदाएं वो आती रहती हैं। ठीक है, और जैसे कि बाढ़ हो गया, आपका सुनामी हो गया, चक्रवात, बादलों का फटना, दावानल, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको दावानल कहा जाता है। अभी हाल ही में हमने ब्राजील में अमेजोन के जंगल में और ऑस्ट्रेलिया में के जो जंगलों में आग लगी थी वो देखा था। हिमस्खलन आपका हो गया, भूस्खलन आदि ये जो घटनाएं होती हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, जलवायविक आपदाओं के प्रकार के तौर पर जानी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम तथा राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हमको बताना है। तो आप सभी को पता है, मैं एमपी का एक छोटा सा आप सांकेतिक मैप बना करके बता भी सकते हैं, ठीक, कि मध्य प्रदेश के चारों ओर कौन से राज्य स्थित हैं। तो देखिए, इसका यहाँ से अगर मध्य में इस प्रकार से इसको बांट दिया जाए तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर यूपी की सीमा लगती है आपकी, उत्तर प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका ये छत्तीसगढ़ सीजी वाला पार्ट लग जाता है, दक्षिण में पूरा महाराष्ट्र आता है आपका। ठीक है, इसके बाद छोटे से क्षेत्र में गुजरात की सीमा लगती है और इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा राजस्थान जो है वो इसको कवर किए हुए है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। यदि आप एकदम परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं अपने नक्शे में तो आप सांकेतिक मैप बनाकर भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार एमपी का मैप बना के आ सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसमें कौन सी सीमा लग रही है आपकी, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में राजस्थान, ठीक है, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ वाला जो सीमा है वो लगती है। अब देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पूछा है तो वो भी आप यहीं मैप के अंदर लिख करके आ सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 से लेकर के 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 59 से लेकर के 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर क्रीक क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है सर क्रीक क्या है, ये विवाद है भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच। अब क्रीक किसको कहते हैं ये आपको समझना जरूरी है। आपको पता होगा, एक होता है बे, ठीक है, एक होता है गल्फ, एक होती है बाइट, ठीक है, और एक होता है क्रीक। ये 4 शब्द होते हैं, ठीक है, और इनमें केवल जो अंतर होता है वो किसका होता है, आकृति का अंतर होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें बे, गल्फ, बाइट या क्रीक, ये कहाँ पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी कहाँ पर, किसी सागरीय क्षेत्र का, जहां पर क्या होता है, धसाव होता है, किसमें, मतलब सतही क्षेत्र में, जो धरातल वाला जो क्षेत्र होता है, कोई सागरीय क्षेत्र जो क्या करता है, अंदर तक प्रवेश कर जाता है किसी धरातल में, ठीक है, सतही क्षेत्र में, पृथ्वी के क्षेत्र में, ठीक, सतह पर, तो वो क्या कहलाता है, वो अलग अलग आकृति के आधार पर बे, गल्फ या बाइट या फिर क्रीक कहलाते हैं। ठीक है, अब आकृति का अंतर कैसे होता है कि जो बे होती है वो इस प्रकार से होती है, गल्फ, ठीक है, वो इस प्रकार से थोड़ा हल्का सा बी शेप, मतलब यू से थोड़ा हल्का सा बी शेप की तरफ आता है, बाइट थोड़ा सा कर्व रहता है उसमें, ठीक है, और क्रीक जो होता है एकदम सकला पतला, सकरा और पतरा, जो पतला क्षेत्र होता है, ठीक है, वो क्रीक कहलाता है। तो ये हो गया आपका बे, ये हो गया आपका गल्फ, ठीक है, ये बाइट और ये क्रीक। तो क्रीक के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्रीक क्या होगा, एक सकरा
दलदलीय क्षेत्र, ठीक है, जहां पर सागरीय जल क्या करता है, पृथ्वी वाले क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, वही क्रीक कहलाता है। और चूंकि जो गुजरात वाला जो पार्ट है, आप सभी को पता होगा, मध्य भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की मानी जाती है, ठीक है। जबकि मैप में हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आंध्र प्रदेश वाला जो पूर्वी तट पर हम लोग देखते हैं ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो इधर हमको ज्यादा लंबा लगता है तट रेखा, लेकिन वास्तविक रूप में गुजरात की तट रेखा लंबी है। तो गुजरात की तट रेखा लंबी होने का कारण क्या है, क्रीक है, अर्थात वहां पर क्या है, इस प्रकार की मतलब सकरे जो आकृतियां काफी ज्यादा है, क्रीक काफी ज्यादा है, इसी कारण क्या होता है, गुजरात की तट रेखा काफी लंबी जो है वो हो जाती है भारत में, ठीक है। तो जो क्रीक जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, गुजरात वाला जो पार्ट है, अर्थात जब पश्चिमी जो हमारी तट रेखा है वहां पर सर्वाधिक क्रीक जो है भारत में पाए जाते हैं, ठीक। अब क्रीक क्या होता है ये आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में बताना है कि सर क्रीक क्या है, ठीक। तो सर क्रीक क्या है, सर क्रीक एक ऐसा क्षेत्र है जो दलदलीय क्षेत्र है, कहां पर, अरब सागर में, ठीक है, कहां पर, कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में। इसका उत्तर हम लोग देंगे, सर क्रीक कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान के मध्य अरब सागर में स्थित सकरा दलदलीय क्षेत्र है, जिसको लेकर दोनों देशों में सीमा विवाद जो है वो बना हुआ है। अब देखिए आप छोटा सा डायग्राम बना करके ऐसे आ सकते हैं, जो हमारा गुजरात का तट है वो काफी उबड़ खाबड़ है, इसीलिए वहां पर क्या है, काफी सारे क्रीक बने हुए हैं, जैसे कि ये कोरी क्रीक, ये सर क्रीक। तो सर क्रीक विवाद आप बता सकते हैं पाकिस्तान एवं भारत के बीच में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई विकास के प्रतिकूल कारक क्या है। अब मध्य प्रदेश में नहरों की सिंचाई, मतलब नहरों से सिंचाई की जाती है, तो नहर सिंचाई विकास के अगेंस्ट में क्या क्या कारण है उनके बारे में हमको बताना है। तो 3 कारण हम यहां पर महत्वपूर्ण बताएंगे, क्योंकि 3 अंकों का प्रश्न है। तो नहर सिंचाई विकास के प्रतिकूल कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो उच्चावचीय विविधता है, अर्थात जो धरातलीय जो विविधता है, जैसे कि कहीं पर पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं पर नर्मदा सोन घाटी जैसा काफी गहरा क्षेत्र देखने को मिल जाता है, भ्रंश घाटी, इसलिए मध्य प्रदेश में जो नहर सिंचाई है वो पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई है। अगला हो गया आपका मॉनसून की प्रतिकूलता, अर्थात मध्य प्रदेश में जो मॉनसून जो है उसकी अनिश्चितता और प्रतिकूलता हमेशा बनी रहती है। वैसे भी जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जो बुंदेलखंड पठार की जब हम बात करते हैं, जब मध्य भारत जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का पठार, उसकी बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा ही क्या है, शुष्क क्षेत्र माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर अत्यधिक कम वर्षा होती है। इसके अलावा अगला जो कारण है वो है पूंजी निवेश का अभाव, अर्थात मध्य प्रदेश में पूंजी जो है वो निवेश का भी अभाव पाया जाता है, जो कि नहर सिंचाई विकास के प्रतिकूल कारक के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। किरकुक, ठीक है, आप सभी को पता है किरकुक कहां पर स्थित है, इराक में स्थित है, और ये कच्चे तेल के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे, इराक में स्थित किरकुक तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के भंडारों के कारण इसे इराक की आर्थिक स्थिरता की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित कीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा हमको बतानी है। तो हम सभी को पता है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या, एक पर्वत श्रेणी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और प्रशांत महासागर के समानांतर जो है वो फैली हुई है। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के समानांतर विस्तृत प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कोर्सियुस्कू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप एक छोटा सा डायग्राम बना करके आ सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया और इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला विस्तृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉन्स नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, ठीक है। तो टॉन्स नदी, इसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, सतना नामक जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर कैमूर पहाड़ियों से तमसा कुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे, और ये रामायण काल में काफी फेमस मानी जाती है। भगवान राम और जो लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास के दौरान आए थे, ठीक है, तो चित्रकूट नामक जो स्थान है, ठीक, वहां पर, ठीक, तो वहां पर ये मतलब वहां से ये निकलती है, तमसा नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, टॉन्स नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, जिसको तमसा कुंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों, भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं उनमें उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। ये क्रम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जो जब आप अगला जो एग्जाम दें जब भी, ठीक है, 2020 का मुख्य परीक्षा जब भी होगी तब तक नए आंकड़े आ चुके होंगे, ठीक है। जो भारतीय खनन जो ब्यूरो है, इंडियन माइन
ब्यूरो जो होता है, ठीक है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है इन सभी के आंकड़ों के बारे में। वहाँ से आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी समान रूप से इंपॉर्टेंट है। तो आप जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक है, उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों का क्रम आप याद रख लें, 3-3, 4-4 राज्य आप याद रखें। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका और मेंस के लिए भी। तो दोस्तों इसमें हम बताएंगे इसका उत्तर कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का नाम आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लिंग अनुपात गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? जो स्त्री और पुरुष का जो रेशो होता है, मेल फीमेल का जो अनुपात होता है, अर्थात प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उन पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो अनुपात जो होता है वो कहलाता है स्त्री मतलब लिंगानुपात, ठीक है। अब इसके लिए क्या सूत्र का उपयोग भारत में किया जाता है ये हमको बताना है। तो सूत्र हम लोग लिखेंगे, क्या होता है सूत्र? कुल स्त्रियों की जो जनसंख्या है भारत में, कुल जनसंख्या में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो, उसके बटे में लिखेंगे हम लोग जो पुरुषों की जनसंख्या है कुल जनसंख्या में वो इंटू 1000, ठीक है। इस सूत्र के आधार पर लिंगानुपात की गणना की जाती है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 स्त्री प्रति 1000 पुरुष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? अब थारू जनजाति आपको पता है कि ये कहां पर उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है वहां पर थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे कि थारू जनजाति भारत के उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है या उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त। अब देखिए ज्वाला वृत्त या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। अब आप सभी को पता है इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे अर्थात लगभग विश्व के 2/3 ज्वालामुखी जो है वो इसी पट्टी पर स्थित हैं। और ये कैसा स्थल है जहां पर जो प्लेटें होती हैं हमारी, जो टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो हमारी प्लेटें हैं उनकी अभिसारी सीमाएं, अर्थात जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के तरफ क्या हो रही हैं? अग्रसरित हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब आती हैं और टकराती हैं, जिसके कारण वहां पर कई प्रकार की भूगार्भिक जो क्रियाएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, जिनमें ज्वालामुखी भी होता है, भूकंप जैसी जो घटनाएं, सुनामी जैसी घटनाएं भी वहां पर देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं जो विश्व का लगभग 2/3 जो है वो ज्वालामुखी का पार्ट कवर करते हैं, इसीलिए इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कहा जाता है। इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे कि विश्व के समस्त ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों व द्वीपीय चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है, जो प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक लगभग 100 शब्दों में। अर्थात जो प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है, वो हमारा आ गया है अब, जिसमें हमको 6 अंकों वाले प्रश्न आते हैं जो नवीन व्यवस्था के तहत 5 अंकों के रहेंगे और शब्द सीमा 50 अंक रहेगी, 50 शब्द रहेगी 100 शब्दों के स्थान पे। तो पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों के नाम लिखें तथा उसके कारण बताना है हमको कि इनमें जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई 10 जिलों के नाम और फिर कारणों की चर्चा करेंगे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिले निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका आएगा इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? इंदौर, जहां पर 32 लाख के करीब जनसंख्या है। इसके बाद आएगा आपका जबलपुर, जहां पर 24,63,000 के करीब जनसंख्या है। फिर आएगा आपका सागर, 23,78,000 के करीब जनसंख्या जहां पर है। फिर भोपाल, जहां पर 23 लाख के करीब जनसंख्या है। फिर आपका आएगा रीवा में 22 लाख करीब लोग जो है वो निवास करते हैं। फिर आता है सतना में भी 22 लाख के करीब जनसंख्या है। फिर धार, यहां पर 21,85,000, छिंदवाड़ा 20,90,000 और ग्वालियर 20,32,000, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है उज्जैन 10वां जिला है जो 19,86,864 जो है वो की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अब कारण बताने के यहाँ पर कारण क्यों है, तो कारण आप सभी को पता है कि जहाँ पर मतलब जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार क्यों होता है उसका, ठीक है। तो कुछ कारण होते हैं जैसे कि रोजगार हो गया, संसाधनों की उपस्थिति हो गई, ठीक है, भौगोलिक स्थिति उसकी काफ़ी मायने रखती है उसमें। तो यही सब कारण है, यही हम बताएंगे कि भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं 10 जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो इनकी भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी
अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर यातायात के जो साधन है वो पर्याप्त हैं, चारों तरफ से ये कैसे, ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं। कनेक्टिविटी जो है, संपर्कता जो है वो यातायात के रूप में बनी हुई है। यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ये एक महत्वपूर्ण कारण है। औद्योगिक व सेवा क्षेत्र का यहाँ पर अत्यधिक विकास हुआ है, जिससे रोजगारों का क्या हुआ है, सृजन हुआ है। इस कारण रोजगार की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं का विकास, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा शिक्षा के बेहतर अवसर व स्वास्थ्य की उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता, ये सभी कारण हैं जिनके कारण इन 10 जिलों में जो है अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का एक संक्षिप्त विवरण दें। तो आप सभी को बताओ, मध्य प्रदेश में जो अति संवेदनशील आदिवासी समूह है उसके अंतर्गत 3 प्रमुख जनजातियां आती हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। ये 3 प्रमुख अति संवेदनशील या मतलब कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ी जनजाति समूह माने जाते हैं। तो इन्हीं के आलोक में इसका उत्तर हम लोग देंगे। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के साथ साथ जनजाति विविधता वाला राज्य भी है। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। इसका प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 21% से अधिक जनसंख्या जो है वो जनजातियों के रूप में मध्य प्रदेश में निवास करती है, और जहां पर कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ भारत की लगभग समस्त जनजातियों की लगभग 21% आबादी निवास करती है, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 46 है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनजातियों यथा बैगा, भारिया व सहरिया को अति संवेदनशील एवं अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला हो गया बैगा। अब बैगा जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यथा मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी जिलों में निवास करती है। ठीक है, मंडला जिले में एक स्थान है जिसको बैगा चक के नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे वारियर एल्विन, ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, और उन्होंने बैगाचक नामक जो स्थान है मंडला जिले का, वहां पर रह करके, ठीक है, इस जनजाति के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो जुटाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर विवाह भी किया वहां पर, ठीक है, और जिस प्रकार ये जनजाति रहती थी उसी प्रकार जीवन यापन वो वहां पर करते थे। वारियर एल्विन, ठीक है, उन्होंने बैगाओं के ऊपर काफी अनुसंधान किया था। तो मंडला जिले का बैगाचक नामक स्थान इनकी सघनता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये आज भी आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जो प्राचीन काल में या आदिम काल में जिस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे, ठीक है, उसी प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि शिकार करना, झूम कृषि करना। ठीक है, इस प्रकार से इनमें कृषि का जो झूम कृषि वाला जो पार्ट है जिसको बेवार कहा जाता है मध्य प्रदेश में, को काफी ज्यादा प्रचलित है। अगली जो जनजाति है वो है भारिया। भारिया आप सभी को पता है ये मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, और ये कहाँ निवास करती है, ये छिंदवाड़ा नामक जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर पातालकोट नामक स्थान पर निवास करती है। ठीक, तो यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र पातालकोट में निवास करती है। यह जनजाति झाड़ू, टोकरी आदि बनाकर अपना जीवन यापन करती है, और ये बिल्कुल आदिम तरीके से रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुफा बनाकर के ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद अगली जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति आप सभी को पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, विशेषकर मध्य भारत का पठार, और जहां राजस्थान की सीमा मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है, जिनमें प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी आदि जिले आते हैं। ठीक है, ये वाले जिले हैं, इनमें इसका निवास जो है वो अधिक पाया जाता है, इनकी जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। ठीक है, ये क्या करती है, ये अपना जीवन यापन जंगलों में जाती है, और जो औषधियाँ होती हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्या करती है, ये उनका संग्रहण करती है, और उन्हीं को का बाजार में बेच करके क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। इनकी जो सबसे बड़ी पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है, मद्यपान। मतलब ये जो जनजाति है, इसके लोग जो पुरुष होते हैं वो दिन भर नशे में क्या रहते हैं, धुत रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये काफ़ी अत्यंत पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में मानी जाती है। और यदि आप मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हो, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो विशेष आता है, तो कुपोषण की जो समस्या है इस जनजाति में अधिक पाई जाती है। इस जनजाति की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, ठीक है, आए दिन अक्सर ये जो क्षेत्र है आपका श्योपुर, शिवपुरी वाला पार्ट है, यहाँ पर, ठीक है, कुपोषण से संबंधित जो है वो मतलब सहरिया जनजाति में खबरें जो है वो अक्सर आती रहती हैं। तो कई प्रकार के जो गैर सरकारी संगठन हैं और सरकारी प्रयासों के माध्यम से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति क्या है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यथा शिवपुरी, गुना, श्योपुर व ग्वालियर जिलों में विशेष रूप से पाई जाती है। यह जंगली जड़ी बूटी, गोंद, तेंदुपत्ता, जलाऊ लकड़ी आदि एकत्रित कर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। चूंकि ये लोग क्या करते हैं, जंगली जड़ी बूटी का संग्रहण करते हैं, तो इसीलिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जड़ी बूटी
संग्रहण केंद्र जो है वो इन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था वो काफ़ी कम दामों में इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ जो होती थी उनको खरीदते थे और बाजार में अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो इनकी अज्ञानता का लाभ वो उठाते थे। अब सरकार ने क्या किया, सरकारी रेट फिक्स करके वहाँ पर जड़ी बूटी संग्रहण केंद्र जो है स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर रही है इनकी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के फसल परिक्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फसल परिक्षेत्र के बारे में बताना है, क्रॉप जोन। इसका उत्तर देंगे, मध्य प्रदेश को फसलों के आधार पर निम्नलिखित 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, तो ज्वार का क्षेत्र कौन सा है आपका, ज्वार किसके तहत आता है, मोटे अनाजों के तहत आता है। और मध्य प्रदेश का जो शुष्क प्रदेश आता है अर्थात मध्य भारत का पठार के अंतर्गत जो जिले आते हैं जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना वाला जो पार्ट है ये आपका ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, दोनों का सम्मिलित क्षेत्र है। ये इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, आपका लगभग बुंदेलखंड पठार तथा मालवा के मध्य भाग एवं पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना व रीवा जिलों में। अर्थात मध्य प्रदेश के पठार में, मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में और जो रीवा पन्ना का पठार है वो भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका कपास व गेहूं का क्षेत्र। ठीक है, तो कपास व गेहूं का क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है आपका नीमच, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर जिलों में। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका कपास का क्षेत्र। कपास का क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है खंडवा, खरगोन, रतलाम, धारवा, झाबुआ जिलों में। इसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है चावल व कपास का क्षेत्र। तो दोस्तों चावल व जो कपास का क्षेत्र है वो आपका खंडवा और बुरहानपुर जिलों में स्थित है। और फिर अंतिम जो है वो चावल, कपास व ज्वार का क्षेत्र, ये छठा आपका क्रॉप जोन हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा व सिवनी। वैसे दोस्तों 6 ही क्रॉप जोन वर्तमान में मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं, क्योंकि जो पूर्वी क्षेत्र था चावल का, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश में सम्मिलित था तब तक वो काफी अच्छा था। अब चूंकि वो छत्तीसगढ़ में चला गया है इसलिए मध्य प्रदेश में उसका काफी छोटा भाग बचा हुआ है। ठीक है, फिर भी आप उसको लिख करके आए और उसको बताएं कि चावल का क्षेत्र कौन सा है, संपूर्ण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी, जबलपुर व सिवनी जैसे जिलों के कुछ भाग आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। ठीक है, सॉरी, इसी में आप और भी लिख सकते हैं, उपरोक्त के अलावा कृषि विभाग द्वारा भी मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 5 कृषि प्रदेश क्या क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कि पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। ठीक है, जो पश्चिमी प्रदेश है मध्य प्रदेश का, ठीक है, वहां पर मालवा वाला जो पार्ट है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद उत्तर में ज्वार व गेहूं का जो प्रदेश है वो, और मध्य में अर्थात मध्य प्रदेश के मध्य भाग में गेहूं का प्रदेश है। और फिर चावल व गेहूं का क्षेत्र उत्तर पूर्व और संपूर्ण पूर्वी जो क्षेत्र है जो पहले मैं बता चुका हूं आपको, चावल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों और उसके उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण से तात्पर्य है कि आपदा को किस प्रकार कम किया जाए, उसके प्रभाव को, ठीक है, उससे होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम किया जाए, वो आपदा न्यूनीकरण कहलाता है। तो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उनका वर्णन हमको यहां पर करना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देते हैं कि आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएंगे फिर बताएंगे उसके उपाय। सबसे पहले हम इसका भूमिका बनाएंगे, आपदा न्यूनीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपदा के अनुमानित खतरों व जान माल के नुकसान को अधिकतम संभव सीमा तक क्या करना, कम करना। अर्थात जिस सीमा तक हम कम कर सकते हैं, अधिकतम संभव सीमा वहां तक हमको क्या करना है, इसको कम करना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। इसके उपायों के अंतर्गत आपदा निवारण व प्रबंधन की 3 अवस्थाएं आती हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं कि आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ठीक है, तो इसको बताएंगे सबसे पहले आपदा पूर्व या आपदा से पहले क्या क्या किया जाता है। तो आपदा के संबंध में आंकड़े व सूचना का एकत्रीकरण आपदा से पहले किया जाएगा। आपदा संभावित क्षेत्रों का क्या मानचित्रण किया जाएगा कि कहां कहां पर आपदा जो है वो अपना कहर बरपा सकती है। इसके बाद लोगों तक इसकी सूचना व उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया जाता है। और आपदा बचाव की योजना व तैयारियां करना, ये सब आपदा के पहले किया जाता है। ठीक है, जितने भी जरूरी संसाधन है वो सब जुटाए जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा चरण आता है आपदा के दौरान। आपदा जो होती है, ठीक है, आपदा के बाद ज़्यादा कार्य होता है और आपदा के पहले ज़्यादा कार्य होता है। आपदा के दौरान जो है ज़्यादा कार्य नहीं किए जा सकते। तो आपदा के दौरान केवल क्या होता है, निगरानी का काम होता है, मॉनिटरिंग का काम होता है कि कहाँ कहाँ पर आपदा जो है वो अपना व्यापक और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जान माल का नुकसान कर रही है, हानि पहुँचा रही है, ताकि वहाँ पर उस हिसाब से योजनाएं बनाई जा सकें। ठीक है, राहत एवं बचाव कार्यों की तो योजना किस प्रकार मतलब क्रियान्वित की जानी है, कहाँ पर
आपदा का प्रभाव कम है, कहाँ पर आपदा का प्रभाव ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग वाला काम आपदा के दौरान होता है, ताकि जैसे ही आपदा जो है वो समाप्त हो तुरंत युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य जो है प्रारंभ कर दिए जाएं। तो आपदा के दौरान क्या होगा, युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्यों की पूर्व तैयारी के साथ हालात पर निगरानी रखी जाती है, आवश्यक सामग्री का भंडारण व उनके त्वरित वितरण की व्यवस्था आदि इस दौरान सुनिश्चित की जाती है। इसके बाद आपदा के पश्चात तो आप सभी को पता है कि प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव व पुनर्वास कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता का निर्माण किया जाता है, ठीक है, लोगों को वापस सामान्य जीवन में लाने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये सभी आपदा के पश्चात के कार्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोतों और उनकी जो उपलब्धता है उस पर संक्षिप्त ब्यौरा देना है। तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो पीने के अर्थात जो पेयजल है उसके क्या क्या स्रोत हैं और उनकी उपलब्धता कितनी है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो जल मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जो जल है वो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, वह जीवन का आधार है। मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोतों को दो प्रमुख रूप हैं, ठीक है, एक हो गया सतही जल, दूसरा हो गया भूमिगत जल। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे भूमिगत जल। तो भूमिगत जल जो है इसके अंतर्गत आते हैं आपके कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल भूमिगत जल की उपलब्धता 34,160 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसके बाद दोस्तों सतही जल की जब हम बात करते हैं तो सतही जल के अंतर्गत नदियां, तालाब व झीलें आती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल सतही जल की उपलब्धता 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जल का अधिकार पर कानून बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया था। जो कमलनाथ सरकार थी वो एक प्रस्ताव लेकर के आई थी, मंत्रिपरिषद उनका, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग में, कि राइट टू वाटर जो है मध्य प्रदेश के नागरिकों को दिया जाए। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और यदि विधानसभा से भी पारित हो जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो क्या करेगा, अपने नागरिकों को जल का अधिकार, राइट टू वाटर देने वाला पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के विकास में उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए यहां से राष्ट्रीय राजमार्गों के गुजरने की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश से कुल 20 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं तो वह क्रम में बता देते हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे क्रमांक 3, फिर 7 NH12, NH12A, NH25, NH27, NH27 और 26, NH27, NH59, NH59A, NH69, NH75, NH75A, NH76, NH78, NH86, फिर 92, फिर 12A, फिर 26A, फिर 79 और 86E। तो ये कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। ठीक है, अभी प्रीलिम्स जो हुआ था मध्य प्रदेश का 2019 का, उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर आधारित लगभग 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में भी। अब मध्य प्रदेश के विकास में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है, इनका क्या महत्व है, वो एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, यातायात के साधन होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। पर्यटन व व्यापार में, दूसरा हो गया आपका यातायात में, ठीक है, फिर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में, फिर औद्योगिक उत्पादन व कृषिगत उपजों को क्रय विक्रय हेतु अन्य राज्यों को भेजने में और नागरिकों को यातायात परिवहन की सुलभता में। तो ये सभी जो चीजें हैं इन सभी में क्या है जो है इनका महत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वितरण दीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनका वितरण कहां कहां पर है। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो गेहूं है मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है एवं पिछले कई वर्षों में गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ठीक है, हम सभी को पता है लगातार 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है जो समतल गहरी काली मिट्टी वाला गेहूं का क्षेत्र माना जाता है। सिंचाई की सुविधा भी गेहूं उत्पादन में इस क्षेत्र के अनुकूल है। इसके बाद होशंगाबाद व हरदा जिले सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। ठीक है, अर्थात होशंगाबाद व हरदा ऐसे जिले हैं जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी हैं। इसके बाद सीहोर, विदिशा व रायसेन जिले ये भी काफी ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद पूर्वी भाग में यदि मध्य प्रदेश के देखें तो सागर, दमोह व जबलपुर और उत्तर में ग्वालियर व शिवपुरी प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं।
इसके बाद अगला जो आता है चावल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो चावल उत्पादक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो समस्त पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो चावल के क्षेत्र से जाना जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा बालाघाट जिले भी चावल उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए एवं इसकी सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो हम लोग गंगा नदी प्रणाली का विवरण देंगे एवं इसकी जो सहायक नदियां उनके नाम बताएंगे। तो गंगा देखिए, गंगा भारत की सर्व प्रमुख नदी है। यह केवल नदी नहीं बल्कि इसके किनारे रहने वाले लोगों की एक जीवन प्रणाली के तौर पर जानी जाती है। भारतीयों के लिए इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है और यह भारत की सबसे लंबी नदी जो कि 2525 किलोमीटर जो है वो बहती है। इसका उद्गम स्थल, ठीक है, प्रवाह प्रणाली देखते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में। उसके बाद देवप्रयाग के निकट जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर अलकनंदा से मिलने पर गंगा कहलाती है। इसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और यह कुल 5 राज्यों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से बहती हुई कहां चली जाती है? अंततः बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम करते हुए बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में मिल जाती है। अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। इसके बाद टॉन्स व सोन ये दक्षिण पठार से आकर मिलती हैं जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इसके बाद बाएं तट की जो प्रमुख नदियां हैं वो एक एक करके देखते हैं हम लोग, जैसे कि रामगंगा, वरुणी, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी, कोसी तथा महानंदा आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गंगा नदी का जो प्रवाह प्रणाली थी वो हो गई और उसकी सहायक नदियां। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की प्रमुख विशेषताएं तथा उनकी निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट ये 2 प्रकार की जो आकृतियां हैं ये विशेष रूप से चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, चूना पत्थर की चट्टानों पर क्या होता है? जो जल का जो रिसाव होता है, भूमिगत जल का रिसाव के कारण इन आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। सबसे पहले सिंक होल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सिंक होल बोला जाता है। फिर ठीक है आपका डोलाइन, ठीक है, फिर पोलजे, फिर पोलिये, ठीक है, इस प्रकार के बड़ी बड़ी जो आकृतियां वहां पर बनती चली जाती हैं और भूमिगत जल का रिसाव जब जमीन के अंदर होने लगता है, ठीक है, तो जो चूना होता है वो गल कर क्या होता है वहां पर एक कंदरानुमा गुफानुमा आकृति बना लेता है और उस गुफा की छत के सहारे, ठीक है, जो चूना जमता चला जाता है तो उससे जो आकृति बनती है वो स्टेलेक्टाइट कहलाती है और जो नीचे टपकने से चूना जो होता है वो जमने लगता है तो वो जो आकृति कहलाती है वो स्टेलेग्माइट कहलाती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो केप पिलर कहलाते हैं, कंदरा स्तंभ। तो इसी प्रकार इसका उत्तर देंगे, भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपात्मक क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपात्मक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहलाती हैं। इनका निर्माण प्रमुख रूप से चूना पत्थर बहुलता वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया तो भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा, जो भूमिगत जल है उसके अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है, जो गुफा होती है। इनका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है तथा ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान बन जाता है जो क्या कहलाती है? गुफा कहलाती है। ठीक है, कंदरा कहलाती है, जिसकी छत से निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। कंदरा में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने के जमाव से क्या बनता है? स्टेलेक्टाइट। व कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? यह ठोस जमाव होता है। किनारे एवं अग्रभाग कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। स्टेलेक्टाइट व स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ जो केप पिलर होता है उसका निर्माण होता है। स्टेलेग्माइट की अपेक्षा जो स्टेलेक्टाइट की अपेक्षा स्टेलेग्माइट की चौड़ाई अधिक होती है। अब देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार छोटे छोटे जो हैं वो सिंक होल सिंक को बोला जाता है। इन्हीं से जो होता है वो पानी के साथ चूना जो है वो रिस करके नीचे आता है और इस प्रकार की एक गुफानुमा जो आकृति होती है जहाँ निर्मित होती है। ठीक, और फिर क्या होता है, ये जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है स्टेलेग्माइट और इस प्रकार के जो नुकीले भाग होते हैं ये कहलाते हैं आपके, ठीक है, स्टेलेक्टाइट। और ये जो आपके 2 पिलर जब दोनों मिल जाते हैं तो ये कहलाता है कंदरा स्तंभ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपीपीएससी का कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन समृद्ध राज्य है। हम सभी को पता है क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन वनों का क्षरण मध्य प्रदेश के समक्ष एक प्रमुख समस्या बनी हुई है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, तो कारण क्या क्या है? पहला कारण है वनों की अवैध कटाई,
दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा नगरीकरण, उसके बाद वनस्पतियों की बीमारियां, फिर आता है आपका वैश्विक तापन व जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय प्रतिकूल समस्याएं, इसके अलावा प्रशासन, राजनेता व वन माफियाओं की सांठगांठ। ठीक है, और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वन नीति, जो कि 2005 व 2015 में नवीन नीति घोषित की गई है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय बांस मिशन, ठीक है, जो बैम्बू जो मिशन है, नेशनल बैम्बू मिशन। इसके बाद सामाजिक वानी कार्यक्रम, सोशल फॉरेस्ट्री इसको कहा जाता है। पंच वन योजना, वानिकी विस्तार कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, ठीक है, ये रिपीट हो गया, बांस मिशन। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र आदि, और मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण नियम 1974 आदि उपाय राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो हमारा पार्ट है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 6 अंकों के जो प्रश्न है वो कंप्लीट किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस खंड बा के जो 15 अंकों वाले प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।